नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम सभी लोग इस सेशन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अध्ययन हम लोगों का चल रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम सभी लोगों ने पिछले 4 वीडियोज़ में हिंदी साहित्य के परंपरा को पढ़ा था, पद्धति को पढ़ा था और आदिकालीन इतिहास के विषय में परिचय प्राप्त किया था। आज की इस कड़ी में हम सभी लोग रासो साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब आदिकालीन साहित्यिक रचनाओं को बांटा जाता है, तब उसमें रासो साहित्य पहले नंबर पर आता है। तो हम सभी लोग रासो साहित्य के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं रासो साहित्य का। पिछली कड़ी में जो बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी, वहीं से आगे बढ़ेंगे। रासो साहित्य के विषय में बात किया जाए तो आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, जो वीर रसात्मक साहित्य लिखा गया है, उसे रासो या चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर चारण कवि किसे कहा जाता है? ऐसे कवि जो आश्रयदाता राजाओं में या राजाओं के आश्रय में रहा करते थे। उन्हीं राजाओं की प्रशंसा के संदर्भ में ये जो कुछ भी साहित्य की रचना करते हैं, वो रासो साहित्य या चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये युद्धों का सजीव वर्णन कर पाते हैं, क्योंकि ये राजाओं के साथ स्वयं युद्ध में भाग भी लेते थे। समय जो रासो साहित्य का माना जाता है, 10वीं सदी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, और स्थान इसका माना जाता है कहाँ पर? राजस्थान पर। रासो अपभ्रंश में एक 21 मात्राओं का छंद भी प्रयोग में लाया जाता है। यह भी एक जानने लायक बात है। अब रासो साहित्य के विषय में, रासो साहित्य की व्युत्पत्ति के विषय में सबसे पहले हम सभी सीख लेते हैं। रासो साहित्य की व्युत्पत्ति की बात आती है तो इस संदर्भ में सबसे पहला नाम आ जाता है किसका? गरसादा तासी का। गरसादा तासी ने राजसूई यानी राजसु शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। स्रोत इन्होंने पृथ्वीराज रासव का लिया है। ग्रियर्सन के अनुसार कहा जाए तो राजा देश शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। ये सब बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। तो गरसा दत्तासी ने राजसूय शब्द से माना उत्पत्ति, और ग्रियर्सन ने राजा देश से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं? रसायन से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासव की व्युत्पत्ति मानी है। आधार ग्रंथ इनका कौन सा है? बीसल देव रासव। बीसल देव रासव, जिसको नरपत नाल ने लिखा है, उसके संदर्भ में एक पंक्ति है कि संबत 1272 मझारी, जेठ बदी नौमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी। यानी कि शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी, मतलब ब्रह्म की कुमारी, यानी ब्रह्मा की पुत्री शारदा, यानी सरस्वती जी। तो यहाँ से नाल रसायन आरंभई, यहीं से संदर्भ लेकर के शुक्ल जी ने ये प्रमाण दिया है कि जो बीसल देव रासव से संदर्भ मिलता है, रसायन शब्द से उत्पत्ति होती है किसकी? रासो की उत्पत्ति होती है, रासो साहित्य की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अन्य लोगों की विचारधाराओं से परिचित हुआ जाए अगर, तो कवि राजा श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल, इनका मानना है कि रहस्य शब्द से रासव की उत्पत्ति हुई है। पंडित हर प्रसाद शास्त्री की बात करें और बिंधेश्वरी पाठक की, तो ये कहते हैं कि राजयस शब्द से रासव की उत्पत्ति हुई है। इसी कड़ी में डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात करें अगर हम, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी, इन दोनों लोगों ने संयुक्त तौर पर रास शब्द से इसकी उत्पत्ति को स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, चंद्रबली पांडे, माता प्रसाद गुप्त, गणपति चंद गुप्त, अब्दुल रहमान के संदेश रासक से इसकी उत्पत्ति को लेकर के चलते हैं। नरोत्तम स्वामी की बात करें अगर हम, तो रसिक शब्द से इसकी उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रासों शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, और पोपट लाल शाह के अनुसार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर बच्चन सिंह और नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब आगे हम बात करें कि सर्वाधिक मान्य मत जो होता है, वो रास शब्द ही सर्वाधिक मान्य होता है। नंदुलारे वाजपेयी, दशरथ शर्मा, बच्चन सिंह, नंदुलारे वाजपेयी। यहाँ पर रासो साहित्य की विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो इसमें मुख्य तौर पर चारण कवियों द्वारा ये रचनाएं लिखी गई हैं। साहित्य में जो आश्रयदाता राजाओं के शौर्य और वीरता का अतिशयोक्तपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है।
इस साहित्य में तत्कालीन सामंती जीवन की झलक देखने को मिलती है, राजसी जीवन जिसको कहते हैं। युद्धों का इसमें सजीव वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं ये जो कवि हैं ये शामिल होते थे युद्धों में राजाओं के साथ, तो आंखों देखी बातें करते थे। बस बात इसमें क्या थी कि थोड़ा अतिशयोक्ति को शामिल कर देते थे। संकीर्ण राष्ट्रीय भावना पाई जाती है, क्योंकि अपने से छोटे से क्षेत्र को ही ये क्या मानते थे, राष्ट्र मानते थे। डिंगल और पिंगल शैलियों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है इसमें। डिंगल के विषय में बात करें तो अपभ्रंश और राजस्थानी का जो मिश्रित रूप होता है वो डिंगल शैली है। डिंगल शैली में जो लिखा गया है ज़्यादातर युद्धों का वर्णन होता है, और पिंगल शैली जो होती है जिसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज प्रयोग में लाई जाती है, श्रृंगारिक वर्णन में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रधान रस रासव का कौन सा है, वीर है, और श्रृंगार को सहायक रस के रूप में माना जाता है। यहाँ पर इतिहास और कल्पना का समन्वय प्राप्त होता है। रासव साहित्य के विषय में कुछ कथन के संबंध में जो सवाल बनते हैं उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स बनते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस संदर्भ में ये बातें ठीक समझ में आती हैं। अधिकांश रचनाएं अप्रामाणिक होती हैं। यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर देखिएगा मिस्टेक है, अधिकांश रचनाएं अप्रामाणिक हैं नाम। और यहाँ पर नायक की बात करें तो दैवीय रूप का चित्रण होता है नायक के, छंद वैविध्यपूर्ण है, और प्रबंधात्मक काव्यों की रचना यहाँ पर पाई जाती है। नायिकाएं साधारण यहाँ पर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, रासव साहित्य ने प्रबंधात्मक रूप में लिखा गया है। बात अगर रासव साहित्य की होगी तो प्रबंधात्मक रूप में इनका पाया जाता है। वहीं पर नाथ की बात करें तो वो मुक्तक में आते हैं। आगे उसकी चर्चाएं हम सभी करने ही वाले हैं। चलेंगे अब रासव साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में समझेंगे। रासव साहित्य की कुछ मुख्य प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें, विशेषताओं की, तो वीर तथा श्रृंगार रस का सांगोपांग चित्रण पाया जाता है। यहाँ पर ऐतिहासिकता का अभाव होता है। युद्धों का सजीव चित्रण है। पिंगल और डिंगल शैली का प्रयोग है। लोक जीवन से इतर साहित्य है। ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। कल्पना की अतिशयता पाई जाती है। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, अगर सौंदर्य और वीरता का अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है, चाहे सौंदर्य की बात करें चाहे वीरता की। प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण पाया जाता है। विविध छंदा अलंकारों का प्रयोग है। प्रबंध काव्यों की प्रधानता है। सीमित मात्रा में विरह और प्रेम निरूपक लघु काव्यों का भी सृजन किया गया है इस काल के अंतर्गत। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना आती है कौन सी, सबसे महत्वपूर्ण रचना आती है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रचनाकार इसके कौन है, चंद्रबरदाई हैं। जन्म इनका 1168 ईस्वी के लाहौर भार जाति के जगाता नामक गोत्र में हुआ था, ये पूछा जाता है। और रचना काल की बात करें तो 1193 ईस्वी के लगभग इसका रचना काल माना जाता है। वैसे माता प्रसाद गुप्त इसका रचना काल 1343 मानते हैं लगभग। काव्य रूप की बात करें तो ये किस प्रकार का काव्य है पृथ्वीराज रासो, तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य होता है। कुल 69 सर्ग यहाँ पर होते हैं। सर्गों को समय कहा जाता है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासव के अंतर्गत 69 सर्गों का प्रयोग है। सर्गों को समय के नाम से जाना जाता है। प्रधान रस क्या है इसका, वीर रस इसका प्रधान रस है। और कुल छंद इसमें 16,306 प्रयोग में लाए गए हैं। पृथ्वीराज रासों में 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है, ध्यान देने की बात है। और प्रमुख छंद जो होता है वो छप्पय होता है। चंद्रबरदाई ने इसे कवित्त छंद भी कहा है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर कि प्रमुख छंद पृथ्वीराज रासो का कौन सा है भाई, छप्पय है। चंद्रबरदाई इसको क्या कहते हैं, कवित्त कहते हैं। अब इस संदर्भ में कुछ विद्वान के मतों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर विद्वानों के अकॉर्डिंग बात करें तो शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का राजा कहा है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि किसने चंद्रबरदाई को छप्पय छंदों का राजा माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने छप्पय छंदों का राजा कहा है चंद्रबरदाई को। वहीं पर नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा है। नायक इसका कौन है, पृथ्वीराज चौहान इसका नायक है। धीरोदात श्रेणी में आता है। ये सवाल भी आ जाता है कि पृथ्वीराज रासव का नायक कौन सी श्रेणी का नायक है, तो धीरोदात श्रेणी के नायक के अंतर्गत ये आता है। और नायिका किसके अंतर्गत आती है, नायिका की बात करें तो नायिका है संयोगिता।
और संयोगिता मुग्धा श्रेणी की नायिका के रूप में वर्णित है यहाँ पर। तो नायक है धीरोदात्त और नायिका कौन सी होती है? मुग्धा श्रेणी की नायिका होती है। शैली कौन सी प्रयोग में लाई गई है? पिंगल शैली लाई गई है। वीर गाथात्मक है तो पिंगल शैली का प्रयोग होगा। प्रमुख सर्ग की अगर हम बात करें तो इसका पहला सर्ग जो है आदि पर्व है, ये पूछा जाता है। पहला सर्ग आदि पर्व है। इसमें मंगलाचरण और पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा को बताया गया। ये बेहद महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, क्योंकि सवाल बनता है कि कौन से चरण में या कौन से समय में, कौन से सर्ग में पृथ्वीराज की वंश परंपरा को बताया गया है। तो वो है आदि पर्व, मंगलाचरण और पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा को। दूसरा जो सर्ग है या दूसरा समय है वो दासय समय है। इसमें विष्णु के अवतारों के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। विष्णु के कितने अवतारों के बारे में कहा गया है? 10 अवतारों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करें, अगला सर्ग की बात करें तो जो तीसरा सर्ग होता है, तीसरे जो महत्वपूर्ण सर्ग हैं, वो तीसरे महत्वपूर्ण सर्ग में 20वां आता है, जिसमें पद्मावती समय या पद्मावत समय जिसको कहा जाता है। 57वां है ना, 57वां जो है वो कैमास वध से संबंधित है। और 61वां की बात करें तो वो है कन्वज्ज समय, यानी जो केंद्रीय भाग है, सबसे बड़ा भाग यही होता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि केंद्रीय भाग जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? तो वो 61वां सर्ग है या 61वां समय है, जिसको कन्वज्ज समय कहा जाता है। 69वां समय जो है वो महोबा समय है। ये सभी जितने यहाँ पर हैं, चूंकि 69 सर्ग हैं, 69 समय हैं, तो सबके विषय में तो डिटेल बताया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा जरूर की जा सकती है। तो महत्वपूर्ण में कौन कौन आ गया? पहला सर्ग है आदि पर्व सर्ग है, पृथ्वीराज चौहान के वंश परिचय प्राप्त हैं। दूसरा दासय समय है जो महत्वपूर्ण है, विष्णु के 10 अवतारों के विषय में चर्चा है। और 20वां जो सर्ग है, समय है, पद्मावत समय है, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। 57वां जो है वो कैमास वध से संबंधित है। 61वां कवच कन्वज है जो केंद्रीय भाग और सबसे बड़ा है। 69वां की बात करें तो महोबा समय है। चलिए, अब यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के विषय में कुछ अन्य जरूरी बातें हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहली बात तो यह है कि रचयिता चंद्रवरदाई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को 12वीं शताब्दी में रचित माना है। ये पूछता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग। माता प्रसाद गुप्त ने इसे 14वीं सदी का माना है। ये कई बार मिलान के लिए दे देता है। तो माता प्रसाद गुप्त ने इसको 14वीं शताब्दी की रचना माना है। अधिकतर विद्वान इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। 69 समय में विभक्त रचना आचार्य शुक्ल ने कहा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये शुक्ल जी के अकॉर्डिंग है। तो जाहिर सी बात है, अगर शुक्ल जी के अकॉर्डिंग है तो पॉपुलर है, महत्वपूर्ण होगा ये। चंद्रवरदाई का मूल नाम बलिद्वय, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या है? बलिद्वय। वीर तथा श्रृंगार रस अंगिरस हैं और छंदों का वैविध्य होते हुए इस रचना में छप्पे की प्रधानता है, यानी कि बहुत सारे छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं, परंतु सर्वाधिक बात करें तो कौन सा है? छप्पे है। शिव सिंह सिंगर ने चंद्रवरदाई को छप्पे का राजा कहा है। ऊपर भी हमने चर्चा करी है इसको लेकर। आइए अगली बातचीत पर चलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि चंद्रवरदाई को ही कहा जाता है। ये मिस्र बंधुओं के अकॉर्डिंग है। मिस्र बंधु कहते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। कर्नल जेम्स टाड ने अपने ग्रंथ एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में पृथ्वीराज रासो को सांगोपता नेम नाम से संबोधित किया। डॉक्टर वूलर को कश्मीर के संस्कृत कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो की एक खंडित प्रति मिली, जिनके संबत पृथ्वीराज रासो से मेल नहीं खा रहे थे, तथा उन्होंने सर्वप्रथम इस ग्रंथ को संदिग्ध माना। तो ध्यान दीजिएगा, संदिग्ध मानने का काम किसका है भाई? संदिग्ध मानने का सबसे पहला काम किसने किया है? डॉक्टर बूलर ने। संदिग्ध मानने का मतलब है अप्रमाणित मानने का काम इन्होंने किया है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, यह आचार्य शुक्ल जी कहते हैं।
तो इसका मतलब है शुक्ल जी भी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। यह मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है, उसमें बहुत अधिक प्रक्षेप होने के कारण उसका रूप विकृत अवश्य हो गया। इसका मतलब अर्ध प्रमाणिक की बात कौन कर रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैसे तो हम सब इसके विषय में डिटेल पढ़ने चल रहे हैं आगे कि किसने प्रामाणिक माना किसने अप्रामाणिक माना, वो आपके परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। परंतु उससे पहले हम सभी लोग पृथ्वीराज रासो के जो 4 संस्करण मिलते हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। पहला संस्करण होता है कौन सा? बृहत रूपांतरण वाला। जो बृहत रूपांतरण सर्ग मिलता है यहाँ पर, इसके विषय में बात करें अगर हम, तो इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ और इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। कुल छंद बृहत संकरण के अंतर्गत आते कितने हैं? 16,306 और इसमें कुल सर्गों की संख्या 69 है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसका प्रकाशन 1585 में लिखित एक प्रति के आधार पर हुआ। दूसरा जो रूपांतरण होता है वो कौन सा होता है? दूसरा रूपांतरण है मध्यम रूपांतरण। मध्यम रूपांतरण जो है इसके कुल छंद कितने हैं? 7,000 हैं। इसकी प्रतियां बीकानेर और अबोहर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। मथुरा प्रसाद दीक्षित इसे प्रामाणिक मानते हैं। इसमें सर्गों का नाम प्रस्ताव के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, जो मध्यम रूपांतरण वाला चरण है, सर्ग है या रूपांतरण है, उसे मथुरा प्रसाद दीक्षित प्रामाणिक मानते हैं और इसमें सर्गों का नाम समय ना होकर क्या है? प्रस्ताव है। तीसरा है लघु रूपांतरण। इसमें कुल 3500 छंद हैं। कुल सर्ग कितने हैं? 19 हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति कहाँ पर है? बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें सर्गों का नाम खंड होता है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात चल रही है, जो ये चर्चा चल रही है कि लघु रूपांतरण में जो है कितने छंद हैं? 3500। कुल कितने सर्ग हैं? 19। सर्ग को क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। और एक चौथा जो रूपांतरण प्राप्त होता है वो चौथा रूपांतरण है लघुतम रूपांतरण है। कुल छंद हैं इसमें 1300। माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा इसी को मूल पृथ्वीराज रासो मानते हैं, प्रमाणित मानते हैं। इसकी खोज अगरचंद नाहटा ने की थी और इसमें सर्गों का विभाजन नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण खूबी इसकी है कि लघुतम रूपांतरण 1300 छंदों का है और अगरचंद नाहटा ने इसकी खोज की थी। माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा इसी को मूल पृथ्वीराज रासो मानते हैं। आगे अगर हम बात करने चलें तो अगली बातचीत पर कि पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य को से मुग्ध होकर कर्नल जेम्स टाड ने इसके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन आरंभ करवाया। इसी बीच डॉक्टर बुलर को कश्मीर के जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जो कि संस्कृत में था, नामक एक रचना मिली जिसमें संयोगिता हरण का वर्णन नहीं है। इस आधार पर 1875 ईस्वी में बुलर ने इसे सबसे पहले अप्रामाणिक घोषित कर दिया। तो कर्नल जेम्स टाड जो हैं इसका अनुवाद करते हैं, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशन भी करवाते हैं और डॉक्टर बुलर इसको अप्रमाणित घोषित करते हैं। अब रासो के, अगर हम इस पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में बात करें तो इसकी प्रामाणिकता को लेकर के 3 मत होते हैं। पहला मत होता है अप्रामाणिक और दूसरा मत होता है कौन सा? अर्ध प्रमाणिक और तीसरा होता है प्रमाणिक। ये 3 मत होते हैं प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक को लेकर के। इसमें डॉक्टर बुलर सबसे पहले आते हैं जो अप्रामाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसको अप्रामाणिक मानते हैं। कवि राजा श्यामल दास अप्रामाणिक मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसको अप्रामाणिक मानते हैं। मुरारी दान इसको अप्रामाणिक मानते हैं। मुंशी देवी प्रसाद इसको अप्रामाणिक मानते हैं। तो कितने लोग अप्रामाणिक मान रहे हैं इस ग्रंथ को? सबके नाम महत्वपूर्ण हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रमाणिक मान रहे हैं। अगरचंद नाहटा इसको क्या मान रहे हैं? अर्ध प्रमाणिक मान रहे हैं। अगरचंद नाहटा इसको अर्ध प्रमाणिक मान रहे हैं। सुनीत कुमार चटर्जी इसको अर्ध प्रमाणिक मान रहे हैं। सुनीत कुमार चटर्जी अर्ध प्रमाणिक। मुनि जिन विजय अर्ध प्रमाणिक। कर्नल जेम्स टाड इसको प्रमाणिक मान रहे हैं। मिस्र बंधु इसको प्रमाणिक मानते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन
अर्ध प्रमाणिक ना मान के प्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसको प्रामाणिक मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या प्रामाणिक मानते हैं। इधर भी वो श्रृंखला चलेगी। मुरारी दान मुंशी देवी प्रसाद की बात करें अगर हम, मुरारी दान और मुंशी देवी प्रसाद ये अप्रामाणिक मानेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसको प्रामाणिक मानेंगे। मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको प्रामाणिक मानते हैं। तो इतना बड़ा आपको लिस्ट मिल गया कि कौन कौन इसको प्रामाणिक मानेगा, कौन कौन इसको अप्रामाणिक मानेगा। ये बहुत बड़ी संख्या है। इतनी संख्या आप बहुत पढ़ेंगे, छांटेंगे इधर उधर से, तब जा करके आपको मिलेगा। और रासो ना तो चंद ने लिखा और ना ही पृथ्वीराज के समय इसकी रचना हुई है, ये कवि राजा श्यामल दास ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण कथन है, जिन कथनों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में यह राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ये डॉक्टर बच्चन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट, इसको मान करके चलिएगा कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह राजनीति की एक महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ये डॉक्टर बच्चन का कहना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको क्या नाम दिया है, सुख सुखी संवाद के रूप में इसको बताया है। ठीक है, शेष अंश को ये प्रक्षिप्त मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए आनंद संबत होता है कि परिकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार रासों में वर्णित समय 90 वर्ष जोड़ देने पर वह प्रमाणिक सिद्ध हो जाता है। पृथ्वीराज रासो के 57वें समय को रासो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ये कैमास वध से संबंधित है। आगे बढ़िएगा, अगली चर्चा करते हैं यहाँ पर कि पृथ्वीराज रासो का उत्तरार्ध चंद के पुत्र जल्लड़ द्वारा रचित माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट जो था, ये पृथ्वीराज रासो की रचना जो चंद्रवरदाई ने किया है, ये माना जाता है कि इसका जो उत्तरार्थ भाग है वो इनके पुत्र चंद्र के पुत्र जो थे जल्लड़ द्वारा रचा गया है। इस संबंध में एक उक्ति बहुत प्रचलित होती है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे चले गज्जन नृपकाज। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने के पीछे कुछ तर्क भी दिए जाते हैं, क्यों इसे अप्रामाणिक माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो की या पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो रासो में कमला नाम से वर्णित है। एक यह कारण बनता है जिसके कारण इसे क्या माना जाता है, अप्रामाणिक। पृथ्वीराज रासो में परमार, चालुक्य और चौहान अग्निवंशीय बताए गए हैं, जो बाद में सूर्यवंशी प्रमाणित हुए। रासो में पृथ्वीराज चौहान के 14 विवाहों का वर्णन है, जो पृथ्वीराज के जीवन काल से मेल नहीं खाता। पृथ्वीराज के हाथों गोरी की मृत्यु जो है वो इतिहास संगत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध इतिहास सम्मत नहीं प्रतीत होता है। ये है इसके अप्रामाणिकता के पीछे के तर्क। अब आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वीराज रासो की कुछ चर्चित पंक्तियों की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासो की चर्चित पंक्तियों में मनहु कला ससिभान, कला सोरह सो बनिए, बज्जी ये घोर निशान, रान चौहान चौदिस। संयोगिता का सौंदर्य वर्णन है ये पृथ्वीराज समय में। इस ग्रंथ को महाकाव्यों की श्रेणी में विकसनशील महाकाव्य कहा जाता है। बाबू गुलाब राय ने इस ग्रंथ को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। पृथ्वीराज रासो में 12वीं सदी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। ये वाला जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्त अक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, इसलिए ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ साबित होता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का वक्तव्य है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या रही है उसके विषय में बात कर लेते हैं अगर हम, तो इसकी भाषा आलोचकों की दृष्टि में यहाँ देखेंगे तो आलोचकों का एक समूह है जो अपभ्रंश मानता है, एक है जो डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा मानता है, और एक है जो पिंगल शैली एवं ब्रजभाषा मानने वाले विद्वान हैं। अब यहाँ पर नाम कौन कौन सा आ जाएगा, अगर हम नाम की चर्चा करें तो इसमें नाम जो आएगा, मुनिजिन विजय ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है,
अपभ्रंश है। मुनिकांत सागर यही मानते हैं, सुनीत कुमार चटर्जी भी यही मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी यही मानते हैं। दशरथ शर्मा मानते हैं कि डिंगल भाषा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा डिंगल मिश्रित ब्रज को मानते हैं, और मोतीलाल मेनारिया जो हैं वो डिंगल मिश्रित ब्रज को मानते हैं। उदय नारायण की बात करें और उदय नारायण तिवारी और ग्रियर्सन, डॉक्टर नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास और धीरेन्द्र वर्मा, ये वो व्यक्ति हैं जो पिंगल शैली ब्रज भाषा का मानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जितने भी भाषा को लेकर के चर्चा किया है यहाँ पर, वो सभी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक बार इस पेज को लेकर के कि मुनि जन्मविजय, मुनिकांत, सुनीत कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश मानते हैं। डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा में दशरथ शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मोतीलाल मेनारिया, और पिंगल शैली और ब्रज भाषा मानने वाले हैं उदय नारायण तिवारी, ग्रियर्सन, डॉक्टर नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास और धीरेन्द्र वर्मा। कुछ विशेष तथ्य यहाँ से संबंधित प्राप्त कर लिया जाए कि नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को मुक्त काव्य मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे जाली ग्रंथ मानते हुए हिंदी का प्रथम काव्य महाकाव्य घोषित किया। डॉक्टर नरेंद्र इसे विशाल घटना कोश कहते हैं, नगेंद्र। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के अनुसार ये मूल पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद के रूप में है, और बाबू गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। ऊपर चर्चा इसकी हुई है, तो ऊपर चर्चा से आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखा जाए अगर यहाँ पर, तो अगली बातचीत पर श्याम सुंदर दास एवं उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। पृथ्वीराज रासों में तिथि संबंधी भ्रम के निवारण के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की कल्पना की है। ऊपर भी हमने बताया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अगली बातचीत पर चलें तो अगली बातचीत यहाँ पर है कि पृथ्वीराज रासो का इतिहास रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है। फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं, या पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, ये शुक्ल जी ने कहा है। पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है, श्याम सुंदर दास कहते हैं। पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। बार बार रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, बार बार रिपीट हो, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए। पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त अंश मानना चाहिए, ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आगे बात करें तो युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, परंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का वक्तव्य है। पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है, ये मुनिजन विजय का वक्तव्य है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल का वक्तव्य है। अब हम सभी लोग अगले रासो ग्रंथ की तरफ चलते हैं। तो अगला रासो ग्रंथ कौन सा प्राप्त होता है भाई? परमाल रासो। विक्रमी संवत इसका 1230 माना जाता है। रचनाकार कौन है? जगनिक हैं। रासों में सर्वाधिक प्रामाणिक रचना मानी जाती है कौन सी? परमाल रासो। कथानक इसका एक बार समझें क्या है कि इसमें कलिंजर के शासक परमर्ददेव यानी जो परमाल हैं, उनकी सेना में शामिल दो वीर योद्धाओं आल्हा और ऊदल की वीरता का चित्रण है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि आल्हा और ऊदल की वीरता का चित्रण कौन से रासो ग्रंथ में मिलता है? तो परमाल रासो में। ये दोनों महोबा के रहने वाले थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेकर अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। यह तो गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। यहाँ पर आइएगा, यह ग्रंथ अपने मूल रूप में गेय शैली में था, क्योंकि आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला उस क्षेत्र का राग था। आल्हा और ऊदल बनाफर जाति के हैं, ध्यान दीजिएगा, बनाफर जाति के हैं। फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश जो चार्ल्स इलियट ने इसका संपादन 1865 में आल्हाखंड नाम से करवाया था। ये महत्वपूर्ण है
कि आल्हा खंड नाम से कौन से ग्रंथ को प्रकाशित करवाया गया था? तो ये है परमाल रासो। कौन करवाया था? चार्ल्स इलियट ने इसको करवाया था। प्रकाशित करवाया था कब? 1665 में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 1920 में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका संपादन परमाल रासो नाम से किया। तो परमाल रासो नाम से किसके द्वारा किया गया? तो यह है डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं 1920 में। किस नाम से? परमाल रासो से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक माना है। किसको? परमाल रासो को। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और ये परमाल रासो को भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद वाटरफील्ड ने किया। किसने? वाटरफील्ड ने। इसमें वीर बनाफरों द्वारा किए गए 52 युद्धों का वर्णन भी प्राप्त है या बनाफरी बोली में रचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। अब इस ग्रंथ के विषय में आगे हम कुछ बातें करें तो इस ग्रंथ को लेकर के दोहा जो प्रचलित हैं, जो बहुत पॉपुलर होते हैं, 12 बरस ले कुकुर जीवे, 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार है। ये आल्हा खंड के अंतर्गत ये बात आती है। सदा तरैया न बन फूले, यारों सदा न सावन होए, और स्वर्ग मड़ैया सब काहों को सदा न जीवन होए। यह भी इसकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। वीर गीतात्मक काव्य रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे वीर गीतों का प्रसार पूरे उत्तरी भारत में हो गया। ये शुक्ल जी कहते हैं। आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, ये बच्चन सिंह कहते हैं। आल्हा खंड वीर रस से परिपूर्ण एवं ओजस्वी रचना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का वक्तव्य है इसको लेकर के। ये तीनों जो कथन हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं इसको लेकर के, परमाल रासव को लेकर के। रासव ग्रंथ में बात करें, रासव काव्य परंपरा की बात करें तो अगला जो काव्य होता है वो बीसल देव रासव प्राप्त होता है। 1212 विक्रमी संवत या 1155 ईस्वी। बीसल देव रासव के रचना काल को इंगित करने वाली पंक्ति भी है कि संवत 1272 मझारी, जेठ बदी नौमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी। तो बीसल देव रासव की रचना किसके द्वारा की गई है? नरपत नाल के द्वारा की गई है। इसका संपादन किसने किया? माता प्रसाद गुप्त ने। इसमें 128 छंद हैं। यह मुक्तक और गेय रचना है। नायक इसके बीसल देव तृतीय, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है, अजमेर का चौहान वंशीय शासक। नायिका इसकी राजमती हैं, बीसल देव की पत्नी, मालवा के भोज परमार की पुत्री। बीसल देव की पत्नी जो है राजमती हैं, ये मालवा के भोज परमार की पुत्री हैं। हिंदी की पहली प्रोसित पत्रिका नायिका यही हैं। ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि हिंदी की पहली प्रोसित पत्रिका नायिका कौन है? तो ये राजमती हैं, बीसल देव की पत्नी। आगे बढ़ेंगे। आलोचकों की दृष्टि में अगर हम बीसल देव रासव के रचना काल को लेकर के समझें तो मोतीलाल मिनारिया इसको मानते हैं 16वीं शताब्दी। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार ये 14वीं शताब्दी है। रामकुमार वर्मा के अनुसार ये विक्रमी संवत 1058 के आसपास। मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रमी संवत 1220 है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये 1030 से 1056 के मध्य होगा। और लाला सीताराम के अनुसार बात करें तो ये 1272 है। उन्हीं के अकॉर्डिंग है। 1272 का मतलब इन्होंने 1272 निकाला है। बाकी लोगों के अकॉर्डिंग 1272 का मतलब है, जैसे शुक्ल जी ने भी समझाया कि 1272 का मतलब है 1212। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है 1545 से 1560 के मध्य। बीसल देव रासव की अगर बात करें तो बीसल देव रासव जो है 4 खंडों में विभक्त है। इसका जो पहला खंड है उसमें बीसल देव व राजमती का विवाह वर्णन प्राप्त है। द्वितीय खंड जो है वो राजमती से रूठकर बीसल देव का उड़ीसा चले जाना। तृतीय खंड जो है वो राजमती के विरह का 12 मासा पद्धति में वर्णन प्राप्त होता है और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। चौथे खंड में राजा भोज द्वारा अपनी पुत्री राजमती को मालवा ले जाना और बीसल देव का रूठी हुई राजमती को मनाकर वापस लाना। ये सवाल पूछे भी जाते हैं। यहाँ से एक सवाल पिछली बार आया था कि बीसल देव ये राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ चले गए थे या नायक कहाँ चला गया था? तो उड़ीसा चले गए थे। आगे देखते हैं बीसल देव रासों के विषय में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बात कर लें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम वीर काव्य कहा है, बेहद महत्वपूर्ण है।
इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। जाहिर सी बात है कि ये श्रृंगार प्रधान है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 12 मासा पद्धति में विरह का वर्णन प्रथम बार इस ग्रंथ में देखा गया है। बीसलदेव रासो हिंदी का प्रथम गेय पद काव्य माना जाता है। स्वयं रचनाकार ने इसे स्त्री रसायन कहा है। ये कहते हैं ना कि स्त्री रसायन करु बखान, इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। ये जितने पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट एग्जाम पॉइंट हैं। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। यह श्रृंगारिक विरह प्रधान काव्य है। राजस्थानी ब्रज एवं मध्य देशीय भाषाओं का प्रयोग हुआ है, यानी आप कह सकते हैं पिंगल शैली आती है। कुछ विद्वानों के वक्तव्य को यहाँ पर लिया जा सकता है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है, ये शुक्ल जी कहते हैं। यह ग्रंथ रासो न होकर रास है, जिसमें सांभर के राजा बीसलदेव और उनकी रानी राजमती का चरित्र वर्णित है। यह एक विरह काव्य है जिसमें वियोग श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है, ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र कहते हैं। इसके बाद अगली रचना रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है, कौन सी? हम्मीर रासो की बात कर लें। 1375 ईस्वी, सारंगधर या जोधराज इसके रचनाकार हैं। यह ग्रंथ अनुपलब्ध है, किंतु लक्ष्मीधर रचित प्राकृत पेंगलम ग्रंथ में हम्मीर रासो से संबंधित 8 कुंडलनी छंद मिलते हैं, जिनके आधार पर ग्रंथ की परिकल्पना की गई है। यहाँ पर यह बेहद महत्वपूर्ण बात होती है कि हम्मीर रासो की परिकल्पना जो की गई है वो किस रचना से की गई है, तो प्राकृत पेंगलम ये लक्ष्मीधर के द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में चौहान वंशीय हमीर का वर्णन है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो के छंदों को जज्जल कवि रचित माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या वक्तव्य है इसको लेकर के? ये कहते हैं कि किसी पात्र या शासक का नाम न होकर अमीर शब्द का विकृत रूप है कौन? हमीर। कथानक क्या है इसमें? हमीर देव चौहान रणथंभौर द्वारा मोहम्मद शाह कहब्रू को शरण देना और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण वीरतापूर्वक लड़ते हुए हमीर का शहीद हो जाना, वो इसमें चित्रण प्राप्त होता है। हमीर नाम से संबंधित कुछ अन्य रचनाएं भी होती हैं, जैसे हमीर महाकाव्य संस्कृत में है, ये नेमचंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। नमन चंद सूरी नहीं है, नेमचंद सूरी हैं। और हमीर रासो 17वीं शताब्दी है, जोधराज। हमीर विजय संस्कृत में है, जयचंद सूरी के द्वारा लिखा है। हमीर हठ चंद्रशेखर वाजपेयी ने लिखा है। हठी हम्मीर की बात करें तो ये नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का, हठी हम्मीर। हम्मीर हठ ये ग्वाल द्वारा रचित है। ये हम्मीर नाम से हैं, बहुत मशहूर हैं, ये पूछी जाती हैं। इसके बाद रासो काव्य परंपरा में खुमाड़ रासो की बात की जाए तो रचनाकार इसके दलपति विजय हैं। इस ग्रंथ में राव खुम्माड़ से लेकर राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अलमामू तथा चित्तौड़ के राव खुम्माड़ सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन है। इस रचना का रचनाकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 9वीं शताब्दी माना है, किंतु अधिकतर विद्वान इसे 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। 17वीं शताब्दी मोतीलाल मिनारिया के अनुसार है। ठाकुर सिंह सिंह सिंगर इसे दलपति विजय की रचना ना मानकर किसी अज्ञात भाट की रचना मानते हैं। कौन? ठाकुर शिव सिंह सिंगर। कथानक इसका क्या है? खुमाड़ रासो के कथानक की बात करें तो इसमें चित्तौड़ के शासक खुमाड़ और बगदाद के खलीफा अलमामू के मध्य युद्ध का चित्रण है, और इसमें विजय किसकी होती है? खुमाड़ की होती है। शुक्ल ने खुमाड़ नाम के 3 शासकों का उल्लेख किया है। खुमाड़ प्रथम, जिसका समय है विक्रमी संवत 810 से 865। खुमाड़ द्वितीय, जिसका समय है 870 से 900। खुमाड़ तृतीय जो 965 से 990। इसमें जो खुमाड़ रासों में जिसका प्राप्त होता है वो खुमाड़ द्वितीय का चित्रण प्राप्त होता है, ये शुक्ल जी कहते हैं। इसमें लगभग 5000 छंद हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसकी हस्तलिखित प्रति पूना में सुरक्षित है और इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना को लेकर के बात करें तो इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस समय जो खुमाड़ रासो मिलता है
वो कितना अंश पुराना है। इसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है उसे विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा, ये शुक्ल जी कहते हैं। इस कड़ी में अगली रचना की बात करें तो विजय पाल रासो आएगा। रचनाकार कौन है? नल सिंह भाट हैं। यह रचना मूलतः अपभ्रंश में है। 42 छंद ही इसके उपलब्ध हैं। इसमें विजयगढ़ यानी करौली राज्य के राजा विजयपाल तथा राजा पंग के मध्य युद्ध का वर्णन है। विजयपाल रासो। इसके बाद एक और प्राप्त होता है रासो ग्रंथ में, जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश जो है, रचनाकार कौन है? भट्ट केदार हैं। और भट्ट केदार का समय विक्रमी संवत 1225 के आसपास माना जाता है। इसमें कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है। यह रचना उपलब्ध नहीं है। इसका उल्लेख दयाल सिंह सिंघायच द्वारा रचित राठौड़ा ही ख्याति में प्राप्त होता है। इसके बाद है, अगली बात करें, अंतिम जो बात करें वो जय मयंक जस चंद्रिका है। मधुकर भट्ट के द्वारा रचित है। 1186 ईस्वी के लगभग इसकी रचना होती है। कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का इसमें वर्णन है। वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसका भी उल्लेख दयाल दास सिंह याद सिंघायच के रचित राठौड़ारी ख्यात में प्राप्त होता है। इस तरीके से आज की कड़ी में हम सभी ने अध्ययन किया किसका? पूरे रासो साहित्य के विषय में हम लोगों ने बातचीत करी। आप सभी लोग सेशन को एंजॉय करते हैं, सेशन को देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और एक प्यारी प्यारी सी टिप्पणी दर्ज किया करें कमेंट बॉक्स में जा करके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।